हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? स्टडी विद पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। आज हम लोग थॉर्नडाइक के महत्वपूर्ण सिद्धांतों से जुड़ी प्रश्नोत्तरी करेंगे, जिसमें हमने कुल 25 प्रश्न लिए हैं। शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है आपका, थॉर्नडाइक का सिद्धांत कहलाता है। विकल्प है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, सोच का सिद्धांत या क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है उसको, और उसे संबंधवाद, संयोजनवाद, इसके अलावा एसआर थ्योरी आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है थॉर्नडाइक के सिद्धांत को। इसके अलावा संयोजनवाद, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहा ही जाता है। इसके अलावा प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है। और थॉर्नडाइक का नियम सीखने के नियम पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अलावा जो अन्य विकल्प हैं उसको भी देखते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किससे संबंधित है? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, पावलोव से संबंधित है। इसके अलावा सूझ का सिद्धांत, सूझ के सिद्धांत को अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहा जाता है। इनसाइट थ्योरी भी कहा जाता है। और इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक हैं कोहलर। कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया है। इसके अलावा अगला है आपका क्रियात्मक अनुबंधन, ऑपरेंट थ्योरी, जिसको कि अनुकूलित या संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रतिपादक कौन है? तो प्रतिपादक है इसके स्किनर। तो ये देखिए, आपके जो है 4 विकल्पों के साथ आपके 3 और भी प्रश्न तैयार हो गए। अगला प्रश्न है आपका, ट्रायल एवं एरर लर्निंग का प्रतिपादन किसने किया है? प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, जिसको अभी हमने संबंधवाद देखा। पहला प्रश्न जो था संबंधवाद, एसआर थ्योरी आदि नामों से भी जाना जाता है। प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है आपका, थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने का मुख्य आधार क्या है? विकल्प है आपका अनुकरण, अंतर्दृष्टि, संबंध निर्माण या फिर स्मृति। तो थॉर्नडाइक ने सीखने का मुख्य आधार संबंध निर्माण को बताया है, वही जो आपकी एसआर थ्योरी है। अगला प्रश्न है आपका, थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली को प्राप्त होता है। तो आपको पता है थॉर्नडाइक का प्रयोग बिल्ली पर आधारित है, जिसमें इन्होंने पजल बॉक्स के अंदर बिल्ली को बंद किया और उसके खुलने का जो लिवर था उसको इस तरीके से डिजाइन किया कि वो पजल बॉक्स के अंदर ही था, जो खींचने या पुश करने पर, प्रेस होने पर खुलता। और प्रयास के दौरान उद्दीपक के लिए इन्होंने मछली का टुकड़ा इस्तेमाल किया था, मछली का इस्तेमाल किया था। तो लिवर पर गलती से बिल्ली का पैर पड़ता है और पजल बॉक्स खुलता है और वो मछली तक पहुंच जाती है। तो इन्होंने जो है बिल्ली को प्राप्त क्या होता है? भोजन। भोजन क्या रहता है? वो मछली। अगला प्रश्न है आपका, लॉ ऑफ इफेक्ट का संबंध किससे है? प्रभाव का नियम, प्रभाव के नियम का संबंध किससे है? विकल्प है आपका परिणाम से, अभ्यास से, तत्परता से या प्रेरणा से। तो प्रभाव का नियम परिणाम पर आधारित है। संतोषजनक परिणाम होगा तो जीव या बालक उस कार्य को रिपीट करेगा, बार बार उसकी पुनरावृत्ति करेगा। अगर संतोषजनक परिणाम या नहीं, लॉ ऑफ इफेक्ट का संबंध किससे है? विकल्प है आपका परिणाम, अभ्यास, तत्परता या प्रभाव से। तो लॉ ऑफ इफेक्ट का संबंध है परिणाम से। इसमें व्यक्ति या प्राणी तब तक प्रयास करता है जब तक वह संतोषजनक परिणाम तक नहीं पहुंच जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न कथन कारक के तौर पे है ये, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है आपका, थॉर्नडाइक ने बुद्धि को अनेक स्वतंत्र कारकों का समूह माना है। बिल्कुल सही है। और इन्होंने बुद्धि को 3 भागों में भी विभाजित किया है। जैसे इन्होंने सीखने के 3 बताए हैं, 3 चरण बताए हैं, 3 प्रकार बताए हैं, वैसे ही इन्होंने बुद्धि के भी 3 मूर्त, अमूर्त और सामाजिक 3
प्रकारों में इन्होंने उसको बुद्धि को विभाजित किया और उन्होंने ये माना है कि बुद्धि जो होती है अनेक स्वतंत्र विचारों का यौगिक या समूह होती है। बिल्कुल सही है। अगला, हाँ, कथन हो गया, कारक होगा, ये गलत है आपका। इसको यहाँ पे कारक, कारक क्या बताया गया कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि को केवल एक सामान्य कारक जी माना है। तो जनरल फैक्टर की जो थ्योरी है वो स्पीयरमैन की है, जिन्होंने टू फैक्टर थ्योरी दी है, जिन्होंने बुद्धि के द्विफैक्टर थ्योरी, द्विकारक सिद्धांत की बात की है। तो ये जो है आपका कथन गलत होना चाहिए। तो इसमें हम ऑप्शन देखेंगे, एक सेकेंड, हाँ, ऑप्शन देखते हैं हम कि ए सही और आर गलत। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आपका कथन सही है लेकिन कारण कारण गलत है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है आपका, अमूर्त बुद्धि का संबंध शब्दों, प्रतीकों और संख्याओं से है। कारण है इसका, सामाजिक बुद्धि का संबंध मशीनों और उपकरणों से है। तो सामाजिक बुद्धि का संबंध मशीनों उपकरणों से होने के बजाय समझ से होता है, व्यवहार से होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा और पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो पहले 7वें में आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पढ़िए। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया है। बिल्कुल, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को केवल 2 प्रकारों में विभाजित किया है। स्पीयरमैन ने 2 प्रकारों में विभाजित किया है, एस और जी फैक्टर के रूप में। थॉर्नडाइक ने भावात्मक बुद्धि का प्रतिपादन किया है, या फिर थॉर्नडाइक ने जी कारक सिद्धांत दिया है। तो थॉर्नडाइक में पहला आपका विकल्प से हो जाएगा कि बुद्धि को 3 प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, सामाजिक बुद्धि व्यक्तियों को समझने और उनके साथ व्यवहार करने की क्षमता है, क्षमता कहते हैं, या फिर सामाजिक बुद्धि का संबंध संख्यात्मक योग्यता से है। तो सामाजिक बुद्धि का संबंध संख्यात्मक योग्यता से ना हो करके समझ और व्यवहार से होता है। तो पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो कथन ए सही है और आर गलत है, जो भी ऑप्शन इसमें हो। तो दूसरा आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार सही है? विकल्प है, बुद्धि एक अविभाज्य शक्ति है, बुद्धि अनेक विशिष्ट योग्यताओं का समूह है, या फिर बुद्धि केवल आनुवांशिक होती है, या फिर बुद्धि केवल स्मृति का दूसरा नाम है। तो इसमें ऑप्शन आपका बी सही होगा, बुद्धि अनेक विशिष्ट योग्यताओं का समूह या योग्यताओं के यौगिक होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूर्त बुद्धि का संबंध वस्तुओं और उपकरणों के प्रयोग से है। अमूर्त बुद्धि का संबंध सामाजिक संबंधों से है। लगातार हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें क्या था, थॉर्नडाइक ने 3 बुद्धि के 3 प्रमुख जो है प्रकार बताए, जिसमें से उन्होंने मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। तो यहाँ पे आप अभी तुरंत ही देखिए कि मूर्त बुद्धि, मूर्त जिसको कि हम कहते हैं कॉन्क्रीट या फिर मैकेनिकल इंटेलिजेंस कहते हैं। अमूर्त, अमूर्त जिसे एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस कहा जाता है। इसके अलावा सोशल, सामाजिक, सामाजिक इंटेलिजेंस। अब मूर्त जो आपका ये कॉन्क्रीट या मैकेनिकल इंटेलिजेंस होता है, इसमें स्किल बेस्ड चीज़ें आती हैं, जैसे मूर्तिकार, कारीगर। ये वही हैं जो आप देखेंगे कि जो स्पीयरमैन के स्पेसिफिक फैक्टर के अंतर्गत जो स्किल की बात की जाती है, उसको ही थॉर्नडाइक ने मूर्त या फिर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस के अंतर्गत उन्होंने रखा है। इसमें आप जो भी स्किल बेस्ड इंजीनियरिंग दे, मैकेनिकल जो भी चीज़ें हैं, आप उसको रख सकते हैं, जिनको भी सीखा जा सकता है, जिनको भी प्रशिक्षण और स्किल द्वारा जिसको इम्प्रूव किया जा सकता है, सीखा जा सकता है, तो वो आपके मूर्त बुद्धि के अंतर्गत इन्होंने रखा है। एब्स्ट्रैक्ट जो इंटेलिजेंस है, इसके अंतर्गत जो जैसे वैज्ञानिक हो गए, जिसमें इंटेलेक्चुअलिटी का महत्व होता है, वैज्ञानिक हो गए, लेखक हो गए,
डॉक्टर हो गए, या दार्शनिक, फिलोसोफर, जो भी आप ले लीजिए, ऐसे इस तरीके के जो लोग होंगे। फिर आता है सोशल इंटेलिजेंस के अंतर्गत जैसे सामाजिक कार्यकर्ता हो गए। इसके अलावा राजनेता, या फिर जो डिप्लोमेटिक होते हैं, कूटनीतिज्ञ होते हैं, उनको भी रखा जा सकता है। तो ये एकदम ध्यान में रख लीजिए, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक, तो 3 उन्होंने तरीके बताए। उसमें स्पेशली मूर्त जो है या फिर मैकेनिकल इंटेलिजेंस जो है, कॉन्क्रीट या फिर मैकेनिकल या कॉन्क्रीट, वो स्किल बेस्ड होती है। इसके अलावा अमूर्त के अंतर्गत इन्होंने जो इंटेलेक्चुअल लोग, जो बहुत सोचने वाले या बुद्धिजीवी टाइप के लोग होते हैं, उनको रखा है इन्होंने। और सामाजिक में राजनेता हो गए, डिप्लोमेटिक हो गए, इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता आदि को रखा है। अब इसमें हम देखते हैं कथन क्या है। मूर्त बुद्धि का संबंध वस्तुओं और उपकरणों के प्रयोग से होता है। मूर्त बुद्धि का संबंध वस्तुओं और उपकरणों के प्रयोग से होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। अभी हमने देखा स्किल बेस्ड है ये। अमूर्त बुद्धि का संबंध सामाजिक संबंधों से होता है, तो अमूर्त बुद्धि का संबंध नहीं बल्कि सामाजिक बुद्धि का संबंध सामाजिक संबंधों से होता है। अमूर्त बुद्धि का संबंध मुख्यतः जो है चिंतक वर्ग से, बुद्धिजीवी वर्ग से होता है। तो यहाँ पे आपका पहला तो सही हो जाएगा, दूसरा गलत, तो इसमें ए सही और आर गलत हो जाएगा। आपका ए सही और बी गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कुशल इंजीनियर में मूर्त बुद्धि अधिक विकसित होती है। जो कुशल इंजीनियर होता है उसमें मूर्त बुद्धि अधिक मैकेनिकल या फिर कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस जो है ज़्यादा विकसित होता है। ये किसका कहना है? ये थॉर्नडाइक का मानना है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत से संबंधित है ये। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत का समर्थन करता है? विकल्प है आपका, सामाजिक मानसिक क्रियाओं का आधार एक ही सामान्य कारक है। दूसरा, प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग योग्यताएं कार्य करती हैं। या फिर बुद्धि केवल शैक्षिक सफलता को दर्शाती है। या फिर बुद्धि का कोई वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। तो इसमें से आपका विकल्प जो सही हो जाएगा वो होगा कि प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग योग्यताएं कार्य करती हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कथन कारण में है कि थॉर्नडाइक ने सामाजिक बुद्धि की अवधारणा दी है। बुद्धि में उन्होंने 3 प्रकारों में एक सामाजिक बुद्धि बिल्कुल बताई है, सही है। सामाजिक बुद्धि का अर्थ दूसरों को समझने और उनके साथ समायोजन करने की क्षमता से संबंधित है। तो दोनों ही बातें एकदम सही है। इसमें आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है आपका, बुद्धि संबंध स्थापित करने और उनका उपयोग करने की शक्ति है, यह कथन किसका है? स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, टर्मन या बिने? तो ये कथन है थॉर्नडाइक का, जिसमें इन्होंने बताया है कि जो बुद्धि है वो संबंध स्थापित करने, उनका उपयोग करने की शक्ति को कहते हैं। अगला प्रश्न है, कथन है थॉर्नडाइक के अनुसार दंड सीखने को अधिक प्रभावी बनाता है। तो कोई भी मनोवैज्ञानिक हो, उन्होंने कभी भी दंड को अप्रिशिएट नहीं किया है। तो सीखने को अधिक प्रभावी अभ्यास बनाता है। तो यहाँ पे ये आपका कथन गलत है। दंड से उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध मजबूत होता है। तो इन्होंने बार बार अभ्यास करने को महत्व दिया है। तो दंड से तो बिल्कुल भी गलत है ये। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, जिसमें क्या है, दोनों ही आपके कथन और कारण दोनों ही गलत हैं। अगला प्रश्न है, प्रभाव का नियम संतोष और असंतोष पर आधारित होता है। या कारण संतोषजनक परिणाम प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करते हैं। तो ये बात सही है, प्रभाव का नियम संतोष और असंतोष पर आधारित होता है। तात्पर्य क्या था, हमने जब इनका नियम पढ़ा था तब इसमें इन्होंने जो प्रभाव का नियम थे उसमें ये बात बताई है कि जो जीव या बालक होगा वो कार्य का अभ्यास कब तक करेगा, तब तक जब तक वो संतोषजनक परिणाम तक नहीं पहुंच जाता है। और अगर संतोषजनक परिणाम तक पहुंचेगा तो उस कार्य को रिपीट करेगा, वो बार बार
अगर नहीं पहुंचेगा तो उस कार्य को करना बंद कर देंगे। तो ये सही है। और ये इससे क्या होता है, प्रतिक्रिया सुदृढ़ होती है। जब वो संतोषजनक परिणाम तक पहुंचता है तो इससे प्रतिक्रिया सुदृढ़ होती है। सुदृढ़ होने का तात्पर्य होता है कि जो वो पहली बार सीखने के क्रम में जो गलतियां करता है, धीरे धीरे वो प्रतिक्रिया स्वरूप वो गलतियां कम होने लगती हैं। तो दोनों ही बात सही है और व्याख्या भी यहाँ पर हो रही है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत व्यवहारवादी दृष्टिकोण से जुड़ा है और इसमें प्रत्यक्ष व्यवहार एवं प्रतिक्रिया पर बल दिया गया है। तो बिल्कुल व्यवहारवादी, क्योंकि ये व्यवहार पे ही डिपेंड करता है कि वह बार बार उस कार्य को करे, अभ्यास करे निरंतर, जिससे वह सीखेगा। और इसमें क्या है, प्रत्यक्ष व्यवहार डायरेक्ट है, बिल्कुल प्रतिक्रिया पर बल दिया गया है, जिसपे अभी हमने पढ़ा कि जो उनका लास्ट प्रभाव का नियम है वह प्रतिक्रिया पर बल देता है। तो दोनों ही विकल्प आपके सही हो जाएंगे और व्याख्या भी करेंगे। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, थॉर्नडाइक और कोहलर के सिद्धांतों में मुख्य अंतर क्या है। देखिए तुलनात्मक टाइप के प्रश्न हैं। हाँ देखते हैं। दोनों ने चूहों पर प्रयोग किया है। तो आपको पता है कि थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया है, बिल्ली पर किया है। और कोहलर ने किस पर किया है, तो कोहलर ने चिंपैंजी बंदर पर प्रयोग किया है। क्या नाम था उसका, जो बंदर था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था सुल्तान। सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर प्रयोग किया। तो ये तो पहला आपका गलत ही हो गया। थॉर्नडाइक ने अंतर्दृष्टि तथा कोहलर ने प्रयत्न त्रुटि पर बात की है। तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसका है, सूझ का और अंतर्दृष्टि का, अभी पे हमने सॉल्व किया था, ये कोहलर का है। और थॉर्नडाइक का क्या है, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत है। तो ये भी आपका गलत हो गया। फिर थॉर्नडाइक ने प्रयत्न त्रुटि तथा कोहलर ने, बिल्कुल यही बात अभी हमने करेक्ट की, तो ये सही हो जाएगा। दोनों ने पुनर्वलन पर जोर दिया है। तो यहाँ पे ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अधिगम के स्वरूप की दृष्टि से कौन सा कथन सही है। अधिगम का स्वरूप की दृष्टि से कौन सा कथन आपका सही है, देखते हैं। थॉर्नडाइक ने अचानक अधिगम, कोहलर ने क्रमिक अधिगम की बात की है। उल्टा है ये। थॉर्नडाइक ने क्रमिक अधिगम की बात की है कि लगातार जब आप अभ्यास करते हैं तब आप संतोषजनक परिणाम तक पहुंचते हैं। कोहलर ने बात की है कि जब आप अपनी सूझ का प्रयोग करते हैं और आप प्रयास करते रहते हैं तो अचानक आपको समाधान की प्राप्ति होती है। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, स्किनर का पुनर्वलन सिद्धांत रीइंफोर्समेंट थ्योरी थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम से प्रभावित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इसको जो है आप एकदम से, कि स्किनर का जो रीइंफोर्समेंट सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक के प्रभाव नियम से संबंधित है। बिल्कुल संतोषजनक सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम, और रीइंफोर्समेंट की बात भी है, पॉजिटिव और नेगेटिव। रिपीटेशन के लिए क्या जरूरी है, इन्होंने बताया पुरस्कार और इन्होंने बताया कि संतोषजनक परिणाम, दोनों एक ही बात हुई। तो ये सही है बिल्कुल। दोनों में देखिए नीचे दिया है, दोनों में संतोषजनक परिणाम व्यवहार को सुदृढ़ करते हैं। दोनों ही बातें आपकी सही हैं। तो इसमें सही और व्याख्या करता है, दोनों ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोहलर और थॉर्नडाइक दोनों ने अपने प्रयोगों में चिंपैंजी का प्रयोग किया है। अभी हमने इसको सॉल्व किया कि कोहलर ने चिंपैंजी, सुल्तान नाम के चिंपैंजी का, और थॉर्नडाइक ने बिल्ली, भूखी बिल्ली का प्रयोग किया है। तो ये तो गलत ही हो गया आपका। दोनों ने अंतर्दृष्टि अधिगम का अध्ययन किया हुआ है। तो इसमें दोनों ही बातें आपकी गलत हो जाएंगी। तो ये ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पावलोव का सिद्धांत उद्दीपन के साहचर्य पर आधारित है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध पर आधारित है। तो बिल्कुल सही बात है। पावलोव का जो सिद्धांत है वह उद्दीपन के साहचर्य पर आधारित है, जिसमें कि आपने देखा कि वो उनका प्रयोग किस पर है पावलोव का, तो पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया है। और उद्दीपक के लिए इन्होंने घंटी, और प्रतिक्रिया क्या होती है, घंटी की आवाज़ सुनने के बार बार घंटी बजाने के बाद भोजन कुत्ते को दिया जाता रहा। और एक समय के बाद जब प्रयोग किया गया तो देखा गया कि घंटी बजने पर जो है कुत्ते के भोजन न होने पर भी लार बहने लगती है। मतलब ये संकेत उसके दिमाग में सेट हो गया रहता है। दोनों ही बात आपकी, दोनों ही कथन सही हैं।
तो इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कौन सा, हाँ सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोहलर ने अधिगम में बुद्धि की भूमिका को महत्व दिया है। कथन है आपका, कोहलर ने अधिगम में बुद्धि की भूमिका को महत्व दिया है। बिल्कुल, सूझ का सिद्धांत, इनके सिद्धांत को अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत कहा जाता है, जिसमें वह अपने जो पूर्व ज्ञान है और उसके अलावा अपनी सूझ समझ का प्रयोग करते हैं, बुद्धि की भूमिका होती है। तो सही हो गया आपका। थॉर्नडाइक ने अधिगम को मुख्यतः यांत्रिक प्रतिक्रिया माना है। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो दोनों ही ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। और नहीं, व्याख्या नहीं करता है, दोनों कथन सही होंगे आपके, इसमें व्याख्या का तो कुछ ऐसी बात नहीं है। तो इसमें आपको इसको सही करिए, दोनों ही कथन सही हैं, पर इनका व्याख्या से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन में है नहीं, लेकिन कथन ए और आर दोनों सत्य हैं, ये सही होगा आपका। अब सही हो जाएगा, दोनों ही बात सही है। व्याख्या तब की जाती है जब ऊपर के ही कही गई बात को नीचे इलेबोरेट किया जाए या उससे संबंधित बात की जाए, पर यहाँ पर दो भिन्न भिन्न सिद्धांतों की बात हो रही है। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम में भूलों का महत्व होता है। बिल्कुल सही बात है। थॉर्नडाइक ने अधिगम में भूलों को महत्व दिया है, और वही भूल जो होती है धीरे धीरे वह उसके अभ्यास यही होता है कि वो सीखता है, और धीरे धीरे वो जो उसके द्वारा की गई गलतियों को जब अगली बार वो कार्य करता है तो उसको जो है रिपीट नहीं करता है। कोहलर के अनुसार अधिगम बिना प्रयत्न त्रुटि के भी हो सकता है। बिल्कुल, ये भी कोहलर के सिद्धांत के हिसाब से सही है, क्योंकि उन्होंने बताया है कि जब आप किसी भी समस्या को, गेस्टाल्टवाद जो इन्होंने थ्योरी का उसमें प्रयोग किया है सिद्धांत का, उसमें यही बात समझाने की प्रयास किया उन्होंने कि किसी भी समस्या को संपूर्णता में देखना। जब आप किसी भी समस्या को संपूर्णता में देखते हैं और फिर आप ये करते हैं कि जो आपके पूर्व अनुभव होते हैं उनके साथ आप दिमाग लगाते हैं और फिर आप सूझ के साथ उस समस्या का अगर हल करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है त्रुटि करें उसके। अगर आप सूझ और अपनी बुद्धि लगाते हैं तो आप बिना त्रुटि के भी वह कार्य कर सकते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन दोनों ही सही हो जाएगा, क्योंकि जो है तो ए और आर दोनों ही सत्य है, आपका विकल्प सी सही हो जाएगा।